नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल प्रेम एज फैक्ट्री पर। दोस्तों, हम स्टैटिक्स टॉपिक पढ़ रहे थे और स्टैटिक्स टॉपिक है वो बहुत सारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट होते हैं। थ्योरी वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, 2-3 क्लासें हो चुकी है। आज क्लास नंबर 4 है और इस क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि डाटा क्या होता है, डाटा मतलब आंकड़े क्या होते हैं, ठीक, या समंक क्या होते हैं। उसके बाद में हमने समंकों के प्रकार पढ़े कि कौन से समंक हैं वो प्राथमिक समंक होते हैं और कौन से समंक है वो द्वितीयक समंक होते हैं। उसके बाद में हमने कुछ विभ्रम वगैरह वो पढ़े और आज हम पढ़ेंगे कि जो डाटा हमने कलेक्ट किए हैं अब उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे मतलब उनको दर्शाना है, कैसे उनको लिखना है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम कोई भी सूचना या डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप जनगणना करने गए, तो जनगणना करने के लिए आपने क्या किया, कुछ व्यक्तियों के नाम लिख लिए। जैसे एक परिवार में 1, 2, 3 सदस्य हैं मान लीजिए। अब इसमें एक परिवार का मुखिया है और दूसरी महिला है और तीसरा उसका बेटा है। मान लीजिए 3 सदस्य हैं परिवार में। उसके बाद में आपने यहाँ पे उनकी एजुकेशन लिखी, शिक्षा लिखी, एक तरफ आयु लिखी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सबसे पहले आप एजुकेशन लिख लेंगे, उसके बाद में आप उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसकी उम्र लिखेंगे। नहीं, हम एक व्यवस्थित रूप में इनको लिखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद में नाम लिखेंगे, उसके बाद में उनकी आयु या शिक्षा है वो सारी चीजें लिखेंगे। तो इनका भी एक क्रम होता है, उसी क्रम में हम इनको प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि एक जैसे डाटा एक जगह लिख लेना। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन का एक वर्ग बना दिया और ये जो पहला व्यक्ति है इसकी एजुकेशन यहाँ लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति की एजुकेशन यहाँ और तीसरे व्यक्ति की एजुकेशन यहाँ लिखेंगे। तो ये एजुकेशन का एक वर्गीकरण हो गया। ऐसे ही हम आयु के आधार पर एक वर्गीकरण कर सकते हैं, सबसे बड़ी आयु वाला, फिर उससे छोटी आयु वाला, फिर उससे छोटी आयु वाला। तो ये जो वर्गीकरण होता है, ये करने के बाद में हम सारणी बनाते हैं। भाई, सारणी का मतलब होता है कि आपने एक ऐसे रो एंड कॉलम के माध्यम से, मतलब ये तो होगी रो मतलब लाइनें, पंक्तियां, और कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ, इनके माध्यम से एक ग्रिड बना दिया। अब इस ग्रिड में हम क्या करते हैं, क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम या आयु, शिक्षा, ठीक, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें लिखने से पहले हम कौन सा काम करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ताकि जो एक तरह के आंकड़े हैं वो एक कॉलम में रख दिए जाए और दूसरी तरह के आंकड़े हैं वो दूसरे कॉलम में रख दिए जाए। तो सारणीयन करने से पहले हमें वर्गीकरण करना होगा। अब ये जो दोनों ही प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसके अंतर्गत आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आपके हिंदी के सिलेबस में लिखा हुआ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और इंग्लिश में लिखा हुआ है आंकड़ों का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जब हम करेंगे, मतलब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रक्रिया है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, और सेकंड क्या है, टेबुलेशन, मतलब सारणीयन। ये तो है वर्गीकरण, और उसके बाद में देन टेबुलेशन, मतलब उसके बाद में सारणीयन। अब ये वर्गीकरण क्या होता है, तो अलग अलग डाटा होते हैं आपके पास में, उनमें से जो समान प्रकृति के हैं उनको एक जगह रखना और फिर अन्य जो समान प्रकृति के हैं उनको एक जगह रखना, वो कहलाता है वर्गीकरण। तो मैंने एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिख दी है कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है। नॉर्मली कि सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है या वर्गीकरण कहा जाता है। तो विभिन्न वर्गों में बांटना है, वही वर्गीकरण है। अब आप सब समझ चुके हैं, एक बार पढ़ लिया, अब आपको एग्जाम तक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सारणीयन क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि सारणीयन क्या होता है कि वर्गीकृत आंकड़ों को, देखो पहले हमने वर्गीकरण किया, उसके बाद में वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को सारणीयन कहा जाता है। ये जो वर्गीकृत आंकड़े हैं इनको एक तो संक्षिप्त रूप में, ताकि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप दे सके, और दूसरा सुव्यवस्थित सारणियों के क्रम में, जैसे या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में
प्रस्तुत करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सारणीयन कहते हैं, मतलब टेबुलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है उसके अंतर्गत दोनों आते हैं। अब देखो, वर्गीकरण सारणीयन से पूर्व की क्रिया है, बिल्कुल पहले वर्गीकरण करेंगे उसके बाद में सारणीयन करेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि 4 कथन है, उनमें से कौन सा कथन असत्य है। उसमें लिख दिया कि वर्गीकरण सारणीयन के पश्चात की क्रिया है, तो वही कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण करने के बाद में सारणीयन होता है, इस कारण से वर्गीकरण सारणीयन से पूर्व की क्रिया है या पहले की प्रक्रिया है। ठीक, अब एक कॉर्नर महोदय है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति परिभाषा दे दे, उसको हमें एज इट इज याद करना होता है। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको याद हो जाएगी कि तथ्यों को, तथ्य का मतलब होता है आंकड़ों को, उनकी समानता तथा सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब होता है जो समान प्रकृति के होते हैं वो, तो आंकड़ों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है, और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता प्रकट हो जाती है। जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत आंकड़े हैं, जैसे जनगणना में अपन ने खूब सारे आंकड़े कलेक्ट किए, तो उनमें से व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाए जाने वाले गुणों की एकता प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे गुण है आयु, आयु एक गुण होता है, शिक्षा एक गुण होता है, या सुंदरता एक गुण है मान लीजिए, तो वो एक प्रकार के गुण है, वो एक जगह आ जाएंगे तो गुणों की एकता प्रकट हो जाती है। थोड़ा सा याद रख लेना कि ये परिभाषा किसने दी है, तो कॉर्नर महोदय है, उन्होंने दी है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वर्गीकरण सारणीयन का आधार प्रस्तुत करता है या आधार है। ठीक, वर्गीकरण है, उसके बाद में सारणीयन बनाते हैं, मतलब सारणी बनाते हैं, तो ये सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करता है, क्योंकि वर्गीकरण कर लेंगे तभी हम अच्छी सारणी बना पाएंगे। तो इस सारणीयन के लिए आधार का काम कौन करेगा, वर्गीकरण करेगा। तो या तो ये आधार है ऐसा कह सकते हैं, या आधार प्रस्तुत करता है। जल्दी से इसको आप नोट कर लेंगे। अगला बिंदु नोट करेंगे, वर्गीकरण के अंतर्गत सजातीयता तथा समानता के आधार पर तथ्यों का विभाजन किया जाता है। वर्गीकरण के अंतर्गत सजातीयता, सजातीयता का मतलब होता है वे गुण जो एक ही प्रकार के हो, सजातीय गुण, तथा समानता के आधार पर तथ्यों का विभाजन किया जाता है। नॉर्मल चीज है कि भाई हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो सजातीय जो राशियां होंगी उनको एक जगह लिखेंगे, या फिर समान जो राशियां होंगी उनको एक जगह लिखेंगे, या समान जो गुण होंगे उनको एक जगह लिखेंगे। फिर अगला बिंदु है कि वर्गीकरण के अंतर्गत एकत्रित किए गए समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, आप सब जानते हैं। अगला है वर्गीकरण वास्तविक रूप से मात्रात्मक तथ्यों का एवं काल्पनिक रूप से गुणात्मक तथ्यों का किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। एक तो होते हैं मात्रात्मक, जैसे 2, 3, 4, 5, ऐसे 7, 8। एक होते हैं गुणात्मक, जिनको हम संख्या के रूप में माप नहीं सकते। जैसे वह ईमानदार है, तो ये उसका गुण हो गया, ये एक डाटा भी है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है कि वह ईमानदार है। लेकिन वह कितना ईमानदार है, वह 98% ईमानदार है या 72% ईमानदार है, इसको हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते। तो ऐसे गुण जिनको केवल हम मतलब अधिक या कम के रूप में नाप सकते हैं, उन्हें हम गुणात्मक तथ्य कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है या कोई व्यक्ति कम सुंदर है, ठीक, तो इसको कम या बहुत ज्यादा तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसे संख्या के रूप में नहीं बता सकते कि वो 80% सुंदर है या 90% सुंदर है या 100% सुंदर है। तो सुंदरता हो गई, ईमानदारी हो गई, ठीक, और सच्चाई हो गई। तो वो चीजें जो गुण तो होते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे भलाई हो गई,
भलाई का गुण, सच्चाई का गुण, ईमानदारी का गुण, मेहनत का गुण। ठीक, तो ये सारे गुण जिनको हम गणितीय संख्याओं के रूप में नाप नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं गुणात्मक तथ्य। और वे गुण जिनको हम गणितीय संख्या के रूप में नाप सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं संख्यात्मक या फिर मात्रात्मक गुण। जैसे किसी व्यक्ति की आयु है तो उसको आप गणितीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आयु मान लीजिए 40 वर्ष है, तो आप संख्या में लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति के जो प्रतिशत अंक है वो आप संख्या में लिख सकते हैं। ठीक, उसकी हाइट को, उसके वजन को, ये सारी चीजें आप संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनका तो वास्तव में वर्गीकरण होता है, लेकिन आप क्या किसी व्यक्ति को सुंदरता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये इतना मतलब ज्यादा सुंदर है, या दो में कंपैरिजन कर सकते हैं कि राम और श्याम में से कौन सुंदर है। लेकिन मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो क्या हम सुंदरता के आधार पर वास्तविक रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं? नहीं, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है राम, और हो सकता है वो राम आपको ज्यादा सुंदर लग रहा हो और मुझे ये राम कम सुंदर लग रहा हो, इसकी बजाय मुझे श्याम ज्यादा सुंदर लग रहा हो। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए दो अन्य लोग हैं, रहीम और करीम, तो इनमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि ज्यादा सुंदर कौन है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रहीम ही ज्यादा सुंदर है या कितना ज्यादा सुंदर है, ये नहीं कह सकते। तो हम केवल कल्पना मात्र से इनमें कंपेयर करके वर्गीकरण कर सकते हैं। और जहां संख्याएं होती है, जैसे 32, 33, अब मान लीजिए ये इनके प्राप्तांक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बढ़ते क्रम में तो पहले 32 आएगा, फिर 33 आएगा, और घटते क्रम में पहले 33 आएगा, फिर 32 आएगा। तो हम जब वर्गीकरण करेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो पहले 32 को फिर 33 को लिखेंगे। तो ये तो हो गया वास्तविक वर्गीकरण, और ये हो गया काल्पनिक वर्गीकरण। अब इस लाइन को वापस पढ़ेंगे कि वर्गीकरण वास्तविक रूप से तो किसका होता है? मात्रात्मक या संख्यात्मक तथ्यों का हो सकता है, और काल्पनिक रूप से किनका हो सकता है? तो गुणात्मक तथ्यों का किया जा सकता है। आप कोष्टक में लिख सकते हैं गुणात्मक तथ्य सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत इत्यादि। सुंदरता भी लिख सकते हैं, अच्छाई भी लिख सकते हैं। ये सारे कौन से होते हैं? गुणात्मक तथ्य होते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है वर्गीकरण की विधियां। तो देखो, वर्गीकरण में दो विधियां हो सकती है, एक तो गुणात्मक तथ्यों की और एक मात्रात्मक तथ्यों की। तो पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। इसमें तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं, जैसे पद्मिनी है, तो पद्मिनी की सुंदरता के बारे में खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं, खूब सारी मूवीज बनी है, खूब सारी लोक कथाएं चलती है। तो पद्मिनी की सुंदरता का आप वर्णन ही कर सकते हैं, आप ऐसे पैरामीटर में नाप नहीं सकते या प्रतिशत में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो जहां पे गुणात्मक तथ्य होते हैं, वहां पे आप केवल कौन सी विशेषताओं के आधार पर? वर्णनात्मक विशेषताओं के आधार पर, या वर्णनात्मक विशेषताओं या उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 50 विद्यार्थी है और आपको 5 गोरे गोरे लड़के चाहिए, तो आप 5 सबसे गोरे लड़कों को एक साइड में छांट के वर्गीकरण कर सकते हैं। अब उसी क्लास में कुछ है काले लड़के भी मिल जाएंगे, तो आप काले लड़कों को अलग साइड में छांट के और वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आप उनकी विशेषता या फिर आप वर्णन के आधार पे उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। नॉर्मल चीजें हैं, देखो गुणात्मक का मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, है ना, और जैसे सुंदरता हो गई, है ना, और किसी की भलाई करने की आदत हो गई। तो हम इनको केवल वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो गुणात्मक वर्गीकरण, इसमें तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। दूसरा है मात्रात्मक वर्गीकरण। अब मात्रा में तो वही आ गई, गणितीय संख्याएं हैं, या किसी का वजन है,
या किसी की हाइट है या किसी के अंक है, आयु है, ये सारी चीजें गणितीय संख्याएं हैं। तो गणितीय संख्याओं का जो वर्गीकरण है मात्रात्मक वर्गीकरण, या ओब्लिक लिख सकते हैं आप संख्यात्मक, संख्यात्मक, ओब्लिक लिख सकते हैं अंकात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक या अंकात्मक वर्गीकरण। इसमें तथ्यों को उनकी संख्याओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। नॉर्मल चीजें हैं। तो वर्गीकरण की कितनी विधियां? दो विधियां। कौन कौन सी? गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण किसका किया जाता है? गुणात्मक तथ्यों का। मात्रात्मक वर्गीकरण किसका किया जाता है? मात्रात्मक तथ्यों का। ठीक। अगला है, गुणात्मक वर्गीकरण के भी दो प्रकार होते हैं। देखो, गुण होते हैं तो उस गुण का भी दो आधार पे आगे और वर्गीकरण किया गया है। एक तो ये कि द्वंद्व भाजन विधि। द्वंद्व का मतलब आप सबने सुना होगा, द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां दो के बीच में कंपैरिजन हो, जैसे माता पिता, इसमें द्वंद्व समास होता है, माता और पिता। ठीक, माता पिता, भाई बहन। ठीक, तो ऐसे ही द्वंद्व का मतलब होता है दो गुण या दो के बीच में युद्ध। तो इसमें दो गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उपस्थित गुणों को कैपिटल लेटर, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होते हैं ए बी सी से, एवं अनुपस्थित गुणों को स्मॉल लेटर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से दर्शाते हैं। आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा, तो उसने जो मटर के पौधे थे उनमें जो लंबे थे उनको कैपिटल टी से, और जो लंबे नहीं थे उनको स्मॉल टी से दर्शाया था। ठीक, जो कैपिटल टी मतलब टोल, लंबे थे उनको कैपिटल से, और जो लंबे नहीं थे मतलब छोटे थे उनको स्मॉल टी से दर्शाया। ठीक, अब मान लीजिए दोनों ही कैपिटल टी है, इसका मतलब जो माता और पिता दोनों से जो गुण आए हैं वो टोल टोल के आए हैं। अगर दोनों ही स्मॉल टी है, इसका मतलब ये बोना पौधा होगा, और इसमें स्मॉल टी है, इसका मतलब माता से और पिता से दोनों से ही लंबाई के गुण नहीं आए हैं। ठीक है, तो जहां गुण उपस्थित होते हैं उनको कैपिटल लेटर में, और जहां गुण अनुपस्थित होते हैं वहां पे स्मॉल लेटर में उनको दर्शाया जाता है। नॉर्मल सी विधि है, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेना, बस याद रह जाएगा, इतना ही होता है इसमें। तो द्वंद्व का मतलब होता है दो दो गुणों के बीच में कंपेयर। अब अगर वो गुण उपस्थित है तो कैपिटल लेटर से, अगर वो गुण उपस्थित नहीं है तो स्मॉल लेटर से। 9th क्लास की विज्ञान में ये सारी चीजें आपने पढ़ी ही होगी। अगला है बहुगुण वर्गीकरण। देखो, जब गुण दो हो तब तो द्वंद्व भाजन विधि, और दो से अधिक गुण हो तो फिर बहुगुण विधि। तो बहुगुण वर्गीकरण में क्या होता है, जब दो से अधिक गुण हो, एक व्यक्ति लंबा है, वही व्यक्ति ईमानदार है, वही व्यक्ति सुंदर भी है, वही व्यक्ति मान लीजिए मेहनती है, तो उसमें चार गुण एक साथ में पाए गए हैं। अब चार गुणों के आधार पे कौन कौन से गुण? एक तो हाइट, ऊंचाई के आधार पर, हालांकि देखो चलो ऊंचाई को आप नाप सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं, एक तो सुंदरता के आधार पर, एक हो गया ईमानदारी के आधार पर, एक हो गया मेहनत के आधार पर। अब किसी व्यक्ति में तीन गुण एक साथ में है, वह सुंदर भी है, ईमानदार भी है, मेहनती भी है, तो हो गया कौन सा? बहुगुण वर्गीकरण। क्योंकि दो से अधिक गुणों के आधार पे अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो वह कहलाएगा बहुगुण वर्गीकरण। तो वर्गीकरण आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सारणीयन, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हेडिंग लिखेंगे सारणीयन। सारणीयन या टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन या सारणीयन, तो वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सारणीयन कहलाती है। जैसे आपने डाटा है उनका वर्गीकरण किया, और उन वर्गीकृत डाटा को अब हम इस सारणी में दर्शाएंगे। और सारणी में कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ पे ये जो
हॉरिजॉन्टल जो होती है, क्षैतिज जो होती है, इनको तो हम कहते हैं पंक्तियां। जैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो जो लेफ्ट से राइट साइड में लिखा जाता है वो तो होता है पंक्ति। और ये होते हैं स्तंभ। जैसे अशोक का स्तंभ है तो इसका मतलब जो पिलर टाइप का है, जो वर्टिकल है, वो हो जाएगा पिलर या स्तंभ। ये स्तंभ। और जो हॉरिजॉन्टल है वो हो जाएगी पंक्ति या रो। ये रो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सारणीयन कहलाती है। तो सबसे पहले हम डाटा को वर्गीकृत करेंगे, उसके बाद में सारणीयन की प्रक्रिया करेंगे। अब सारणीयन की जो प्रक्रिया है, इसमें आपको सारणीयन के जो सारणी के मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारणी के जो मुख्य भाग है उसमें सबसे पहला है शीर्षक, मतलब हेडिंग। आप सब जानते हैं हेड का मतलब होता है सिर, तो हेडिंग का मतलब जो सिर पे रखी जाती है, मतलब सारणी के जो सबसे ऊपर सिर पे जो चीज रखी जाती है उसको शीर्षक कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर सारणी में जैसे दिया गया है भारत का निर्यात व्यापार, तो ये इस सारणी का पूरा विस्तृत मान बता रहा है, मतलब सारणी किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में एक संक्षिप्त आइडिया बता रहा है, मतलब हेडिंग बता रहा है। ठीक, तो हेडिंग सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद में देखो ये जो कॉलम है, इन कॉलम की भी अलग से हेडिंग लिखी जाती है। जैसे ये पहला कॉलम है तो क्रम संख्या का है, दूसरे कॉलम में नाम फसल है, और तीसरे में जैसे वर्ष है, चौथे में मात्रा है, और पांचवें में वृद्धि या कमी है। तो यहाँ पे ये जो अंदर और हेडिंग दी गई है किनकी, स्तंभों की, मतलब कॉलम की, उसको आप कहेंगे उपशीर्षक। तो दूसरा बिंदु है उपशीर्षक। शीर्षक हो गया, उपशीर्षक हो गया। उसके बाद में तीसरा बिंदु होगा सारणी का मुख्य भाग, और इस मुख्य भाग में डाटा लिखे रहते हैं। तो ये जो मुख्य भाग है इसमें मेन जो डाटा है वो सारे लिखे रहते हैं। जैसे वर्ष है वो इसमें रहेंगे, मात्रा, वृद्धि या कमी। अब ये जो मुख्य भाग है इसको सारणी का प्राण कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो जानकारी है वो तो ये मुख्य भाग ही देने वाला है। तो तीसरा बिंदु हो गया मुख्य भाग। और चौथा जो बिंदु है वो होता है स्रोत, कि आपने इस सारणी में डाटा कहां से लिए। तो ये डाटा भारत का जो निर्यात व्यापार है वो डाटा कहां से लिया, तो इकोनॉमिक सर्वे से लिया, मतलब आर्थिक समीक्षा 2021-22 से आपने ये डाटा लिए हैं। तो यहाँ पे स्रोत कहां से लिए वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि खाद्यान्न है और यहाँ पे मान लीजिए चाय है। जैसे अब खाद्यान्न में वृद्धि हुई 2% की, और ये जो चाय है इसमें मान लीजिए 1% की कमी हो गई, और सीमेंट में 3% की वृद्धि हुई है। अब चाय में कमी हुई उसका कारण आप अलग से दर्शाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे एक स्टार लगा दिया, या डेल्टा, या मान लीजिए डॉलर का चिन्ह, या अन्य कोई प्रतीक चिन्ह लगा दिया, और उसको आपने अलग से फुटनोट के माध्यम से या टिप्पणी के माध्यम से दर्शा दिया कि यहाँ पे स्टार का मतलब है कि अनावृष्टि के कारण से चाय के निर्यात में कमी हो गई, बहुत कम बारिश हुई, इस कारण से चाय का उत्पादन कम हो पाया, और उसी के कारण से चाय का जो निर्यात है वो इस साल 1% घट गया, बाकी हर साल बढ़ता है। तो उसका कारण क्या रहा वो आपने फुटनोट या टिप्पणी के रूप में दर्शा दिया। तो पांचवा पार्ट होता है फुटनोट या टिप्पणी। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे जो रो है, मतलब पंक्तियां है, उनका भी आप अलग से शीर्षक दे सकते हैं। जैसे इस पंक्ति में क्या है, खाद्यान्न है, इस पंक्ति में क्या है, चाय है, इस पंक्ति में क्या है, सीमेंट है। तो ये जो पंक्तियां है, मतलब ये वाली पंक्तियों की भी आप हेडिंग देंगे तो वो इधर देंगे, स्तंभ की हेडिंग ऊपर दी थी। तो ये जो पंक्ति है इनका भी एक उपशीर्षक हो सकता है। तो पंक्ति का उपशीर्षक ये हो गया छठवां बिंदु। अब कई किताबों में ये नहीं भी मिलेगा और कई किताबों में ये मिल जाएगा। उसके बाद में है सातवां बिंदु रेखांकन एवं स्थान छोड़ना, मतलब सारणी सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए रेखाएं एकदम सीधी खींची होनी चाहिए, और स्थान जो है वो प्रॉपर छोड़े हुए होने चाहिए। जैसे क्रम संख्या के लिए कम स्थान चाहिए तो कम स्थान छोड़ेंगे, नाम फसल के लिए थोड़ा ज्यादा स्थान चाहिए तो ज्यादा स्थान छोड़ेंगे। ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिख दी है। तो ये हो गए भाई सारणियन के मुख्य मुख्य 7 भाग। अब देखते हैं कि सारणियन के प्रकार कितने होते हैं। तो सारणी के 2 प्रकार होते हैं। एक तो पहला कौन सा, सरल सारणी। तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे सरल सारणी।
और दूसरा कौन सा, जटिल सारणी। बहुत आसान है देखो, एक तो होती है सरल सारणी और दूसरी होती है जटिल सारणी। अब सरल सारणी वो होती है जिसमें केवल एक ही गुण का विवेचन किया गया हो, एक ही गुण के बारे में पढ़ाया गया हो या एक ही गुण के बारे में लिखा गया हो। जैसे एक कक्षा और उसमें विद्यार्थियों के नाम और हिंदी विषय के प्राप्तांक, बस अगर एक ही विषय के प्राप्तांक है तो वो हो गए एक गुण, और एक गुण वाली सारणी तो कहलाएगी सरल सारणी, और एक गुण से अधिक गुण हो तो वो कहलाएगी जटिल सारणी। अब इसमें कौन कौन सी आती है, तो आती है एक तो द्विगुण सारणी और तीसरी आती है त्रिगुण सारणी, या पहली द्विगुण सारणी, दूसरी द्विगुण सारणी, द्विगुण, त्रिगुण और उसके बाद में तीसरी हो जाएगी बहुगुण सारणी। मतलब जटिल सारणी में कौन सी होती है, दो गुणों वाली सारणी, तीन गुणों वाली सारणी, और तीन से अधिक है तो उसको कहेंगे बहुगुण सारणी। तो अगर दो गुणों की बात करें जाए, जैसे मान लीजिए हाइट भी आ जाए और प्राप्तांक भी आ जाए तो दो गुण हो गए तो वो द्विगुण सारणी। तीन गुणों में हाइट भी आ जाए, प्राप्तांक भी आ जाए, और मान लीजिए उसकी जो जैसे दौड़ने की क्षमता है, मतलब वो 100 मीटर की दौड़ कितनी देर में पूरा करता है, तो तीसरा गुण वो आ जाए तो वो होगी त्रिगुण सारणी। और तीन से अधिक गुण हो तो वो आ जाएगी बहुगुण सारणी। तो सरल सारणी में एक गुण और बाकी सारी जटिल सारणियां। जटिल सारणी में द्विगुण सारणी, त्रिगुण सारणी और बहुगुण सारणी। बहुत ही ज्यादा आसान है, सारणियन में इससे ज्यादा पूछने की उम्मीद नहीं रहती है। तो बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।